सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो इस मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देती है और वहां भी जितने मरीज और डॉक्टर थे उनकी भी जान चली जाती है। अब मुआविया ने ये चीज लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसे गलती की वजह से क्या क्या होने वाला है। आगे केमिकल वेपन का यूज करती है। सीरिया की गवर्नमेंट, आप अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। लाइन से लाशें बिछा दी जाती है, बच्चे औरतें सारे एक लाइन से वहां पे उनकी जान चली जाती है। सीरिया छोड़ छोड़ के भागने लगे और जब कोई फ्लाइट नहीं मिली तो अपनी जान तक दांव पर लगा के समुद्र के रास्ते से भागने लगे। 14 साल के मुआविया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी दीवार पर लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा। दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान, यहाँ तक कि आईएस जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह सब आमने सामने आके खड़े हो गए। देखिए, इंडिया से वेस्ट की तरफ ये है सीरिया, और सीरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 74% सुन्नी मुस्लिम्स की है और 16% यहाँ पे शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि सुन्नी पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बाद भी सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो बशर अल असद, जो कि एक शिया मुस्लिम है, उनकी है, और उनकी पार्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस है उस पे भी जो लोग हैं वो शिया मुस्लिम्स ही हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, ईयर 1970 में अभी के जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, बशर अल असद, इनके फादर हाफिज अल असद, इनका जो था वो सीरिया की मिलिट्री के अंदर काफ़ी स्ट्रैंग होल्ड था, और जो सीरियन एयरफोर्स थी उसको भी ये हेड करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके अपने आप को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट तो बन गए थे, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से पता थी ये चीज़ कि सीरिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी पॉपुलेशन की है, तो देर सवेर कभी भी सुन्नी लेड पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही अपनी पावर को और मजबूत करना स्टार्ट किया, और सीरिया के जो सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाके थे वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगाई ताकि छोटे से छोटा भी हो तो उस पर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए जहाँ पे सुन्नी लेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना वर्चस्व बना ले, और अपनी पावर का यूज़ करके इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिसमें अपोजिशन जो था वो एकदम ख़त्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया था, सीक्रेट एजेंसीज और मिलिट्री का एक्सटेंसिव यूज़ किया, मीडिया वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया, और पावर को पूरी तरीके से अपने हाथों में रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो शिया पॉपुलेशन थी सीरिया के अंदर, उनको फेवर करने के भी एलिगेशंस इनके ऊपर टाइम टू टाइम लगते रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद ईयर आता है 2000, और इस ईयर में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है, और फिर इनके बाद इनके बेटे जो अभी भी प्रेसिडेंट है सीरिया के, बशर अल असद, ये सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जब प्रेसिडेंट बने तो इनके आने से भी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसीज थी उन्हीं को कंटिन्यू किया। अब देखिए, जो तानाशाही चल रही थी जिसको लेके सीरिया के अंदर जो सुन्नी पॉपुलेशन थी उनके मन में थोड़ी सी तो खट्टास थी, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी बशर अल असद को सीरिया को रूल करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर आता है 2006, और 2006 से लेकर 2010 तक सीरिया के अंदर कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, और तानाशाही से तो लोग ऑलरेडी परेशान ही थे। इसके साथ साथ सीरिया के जो लोग थे उनको इकोनॉमिकली भी दिक्कतें आना शुरू हो गई, लोगों के पास पैसे एकदम कम हो गए, खाने की दिक्कत आने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि सीरिया के लोग जो तानाशाही से परेशान थे, उसके साथ साथ पैसे और एम्प्लॉयमेंट की कमी से भी परेशान होने लगे। सीरिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सीरिया में जब ये सारी चीज चल रही थी तो इसके साथ साथ एक चीज और होती है, सीरिया से लगे हुए जो आसपास के देश थे जहां पे डिक्टेटरशिप थी, जैसे टिशियन, यमन, जॉर्डन, वहां पे अरब स्प्रिंग चल रही थी। मतलब कि जो डिक्टेटर थे इन कंट्रीज में, उनके खिलाफ आम जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि तानाशाही को हटाओ और इलेक्शन करवाओ। वहां पे बेसिकली वो डिक्टेटरशिप की जगह डेमोक्रेसी या फिर फ्रीडम की मांग कर रहे थे। और ये जो इन देशों में प्रोटेस्ट चल रहे थे ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था अरब कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी डिक्टेटर थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। जैसे लीबिया में गद्दाफी को मार के इलेक्शन वगैरह करवाए गए, टिशियन से रूल करने वाले तानाशाह बेन अली को भी देश छोड़ के भागना पड़ा। इजिप्ट में 30 साल से रूल कर रहे हस्नी मुबारक जो थे उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी।
जबकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि प्रोटेस्टर वगैरह जो थे उनको रोकने के लिए इन्होंने मिलिट्री टैंक वगैरह तक रोड पर उतार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये रोक नहीं पाए थे। ये इस तरीके से लोग इकट्ठा होकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। Abaktan bara in Fu, Preisner top on off and ready cups in end today there व पॉलिटिकल इंस्ट ऑन रीजन में डिक्टेटर जो थे वो डरे हुए थे। अब ये सारी चीज़ें जो सीरिया के आसपास के देशों में चल रही थी, तो ये जो न्यूज़ थी ये सीरिया के अंदर भी पहुंचती है, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं। और देखिए इसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो अभी आएगा आगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि आज की डेट में सोशल मीडिया हम सबकी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन इसके कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो प्रोडक्टिविटी को बहुत इम्पैक्ट करता है, और स्टूडेंट्स के केस में तो ये और नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। तो कैसे ये सोशल मीडिया आपके डाटा को यूज़ करके आपको एडिक्टेड बनाता है, इस चीज़ के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो आपको मिलेगी कंप्लीट फ्री अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 28 जुलाई को 5 बजे एज अ पार्ट ऑन अनअकैडमी यूपीएससी समिट। और अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो ये समिट आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जहां नेशन के बेस्ट माइंड्स आपकी हेल्प करेंगे अराउंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो भी कंप्लीट फ्री विद जीरो चार्जेस। इस समिट में आप अटेंड कर सकते हैं लाइव ऑनलाइन सेशन बाय नितिन गडकरी जी और अनअकैडमी के टॉप यूपीएससी एजुकेट, जिन्हें 1000 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट को गाइड करने का एक्सपीरियंस है। ये अनअकैडमी ऑनलाइन समिट इसी 28 और 29 जुलाई को शाम 4 बजे से अनअकैडमी पब पर लाइव होगी, और मैं आपसे मिलूंगा 28 जुलाई शाम 5 बजे। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब सीरिया के अंदर भी तानाशाही से तो लोग परेशान थे ही थे, दूसरी गरीबी और भूखमरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो बशर अल असद को भी इस बात का डर था कि ये जो बाहर के देशों में चल रहा है, ये कहीं सीरिया के अंदर ये चीज़ ना शुरू हो जाए। तो बशर अल असद ने इससे निपटने के लिए अपनी सारी सिक्योरिटी को पहले से ही अलर्ट पे रखा था कि छोटी से छोटी चीज़ भी हो उसको इग्नोर नहीं करना है। और ये जो प्रोटेस्ट आसपास के देशों में चल रहे हैं, ये सीरिया में नहीं शुरू होने चाहिए। लेकिन बशर अल असद को बिल्कुल ये पता नहीं था कि जैसा वो सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब होता क्या है कि फरवरी 2011 का टाइम था, और सीरिया के साउथ में एक दारा नाम की जगह है, और यहाँ पे एक स्कूल था जो कि अलमारी एक मस्जिद थी, उससे थोड़ी दूर पे ही था। तो इस स्कूल के अंदर 7वीं क्लास में एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था मुआविया सियास में। ये नाम आप याद रखिएगा, आप हैरान हो जाओगे कि 14 साल के बच्चे के एक इंसिडेंट की वजह से पिछले 10-12 साल से सीरिया के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर चल रही है, और दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान, यहाँ तक कि आइस जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये सब आमने सामने आके खड़े हो गए। तो ऐसा कर क्या दिया था इस लड़के ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 26 फरवरी 2011 का दिन था, और मुआविया जो था इसके साथ 14 और स्टूडेंट्स थे जो बाकी लोगों की तरह ही आसपास की कंट्रीज में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तानाशाही के खिलाफ, उसको न्यूज़ और रेडियो के थ्रू सुन रहे थे। तो सेम डे क्या होता है कि मुआविया जो था इसने अपनी स्कूल की दीवार पे अरबिक में लिखा इट्स योर टर्न। डॉक्टर, ये ओरिजिनल पिक्चर है उस दीवार की। एक्चुअली बशर अल असद जो सीरिया का प्रेसिडेंट था, ये लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था, तो सब लोग इसको डॉक्टर भी कहते थे। अब मुआविया ने ये चीज़ लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला है आगे। तो सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआविया जब घर पहुंचता है तो ये अपने फादर को भी इस बारे में बताता है, और फादर जो था वो काफ़ी डर जाता था। उसको पता था कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत कड़ी सज़ा दे देगी। इनफैक्ट उसने मुआविया को छुपने को भी कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस वॉल को देख लिया था, और दारा एरिया के सिक्योरिटी चीफ जो कि बशर अल असद का रिश्तेदार था, आतिफ नजीब, उस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी, और वह बहुत ही गुस्सा हो जाता था। इसको बहुत ही अच्छे से पता था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ रिवोल्ट चल रहा है, तो ऐसे में अगर इस तरीके की हरकत को इग्नोर किया गया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे यानी कि 27 फरवरी 2011 को सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्कूल के पास आती हैं और पता करना शुरू करती है किसने ने ये सब लिखा है, लेकिन कोई भी ये बताता नहीं है कि किसने ये लिखा है। अब जब ये थक हार जाते हैं तो टोटल 15 बच्चे थे जिन पे इनको शक था। उनको करीब 4 बजे ये लोग उठा के ले जाते हैं, जिसमें मुआविया भी था। अब इनको उठा के ले जाने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सीरिया की, वो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, इनको मुर्गा बना के लटका देती है।
नाखून खींच लेते हैं, इनके पानी डाल के करंट लगाते हैं, इन्हें बिल्कुल अधमरा कर देते हैं। अब इधर तो ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ मुआविया और बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो 2-3 बार पुलिस के पास पहुंच चुके थे ताकि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो फोर्सेस थी वो इनको छोड़ना था। बहुत दूर की बात इनसे कहती है कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। अब ये जो लाइन थी इसको सुन के लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, इनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके नुकसान वगैरह पहुँचा के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको छोड़ती नहीं। तो ये बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन बच्चों को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस फोर्सेस थी वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी, तो इन बच्चों को छोड़ती नहीं थी, उल्टा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनमें से भी कई सारे लोगों को उठा के जेल में डाल देती हैं। अब रा के अंदर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था, इसकी जो खबर थी सीरिया की बाकी सिटीज़ तक भी पहुंचने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि दारा के अंदर क्या चल रहा है, तो बाकी जगह पे भी प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मार्च 2011 आते आते सीरिया के एरिया जैसे दमस्क, अलीपो, होम्स, लटाकिया, हामा, इन सब जगह गवर्नमेंट का विरोध होने लगा कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, इन बच्चों को छोड़ा जाए। तो जो एक छोटा सा प्रोप्र जो दारा के छोटे से एरिया में शुरू हुआ था वो सीरिया के अलग अलग एरिया में शुरू हो जाता है। और ये वो टाइम था जब बशर अल असद की जो रेजीम थी उसको लगने लगा कि ये जो बच्चों को इन्होंने पकड़ा है ये सही डिसीजन नहीं है, इससे बात और ख़राब हो सकती है। तो इन सारे प्रोटेस्ट As the initial protests gained momentum, they began to spread rapidly across the country. From small towns to bustling cities, the movement resonated with people from all walks of life. Each day, more individuals took to the streets, driven by a shared sense of urgency and a desire for change. The spirit of unity and determination was palpable as communities came together to voice their demands. It was a powerful reminder that when united, people could indeed make their voices heard and push for a better future. In the wake of escalating violence, a faction of the Syrian military defected. These defectors banded together to form the Free Syrian Army, or FSA. Their goal was to overthrow the Assad regime and establish a democratic government. The FSA quickly became one of the main opposition groups, gaining support from various international actors. However, internal divisions and lack of consistent support posed significant challenges. As the conflict intensified, external powers began to play a more significant role. Countries like the United States, Russia, Iran, and Turkey became deeply involved, each pursuing their own interests. The United States and its allies provided support to certain rebel groups, while Russia and Iran backed the Assad regime. Turkey, on the other hand, focused on countering Kurdish forces along its border. This external involvement further complicated the situation, turning Syria into a battleground for regional and global power struggles. The use of chemical weapons in the conflict marked a grim turning point. Reports of chemical attacks shocked the international community, leading to widespread condemnation. The United Nations conducted investigations confirming the use of banned substances. In response, the United States launched airstrikes against Syrian military targets. Despite international efforts to eliminate Syria's chemical weapons stockpile, allegations of their use continued to surface, highlighting the ongoing humanitarian crisis. The Syrian conflict has left an indelible mark on the region and the world. Millions have been displaced and countless lives have been lost. The war has reshaped alliances, altered geopolitical dynamics, and raised questions about the international community's ability to respond to such crises. As the world continues to grapple with the aftermath, the stories of those affected by the conflict serve as a somber reminder of the human cost of war.